मैंने यूं ही बोला कि मैं आपसे इसलिए नहीं मिलता हूं क्योंकि आप रोने लगते हैं। तो फिर फादर ने कहा कि देखो, मैं रोता ऐसा नहीं हूँ, मैं खुशी से रोता हूँ क्योंकि मैं बचपन में इस रूप में मैं बचपन में ही तुम्हें देखा था और आज मैं उसको साकार रूप में देखता हूँ कि जो मैं बचपन में देखता था वही आज उसी रूप में मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसकी खुशी का आंसू है। मैं नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेरे सन्यासी बनने का रहस्य सुनाता हूँ। वैसे हमारी जो परवरिश हुई वो आनंद मार्ग परिवार से हुआ। तो दादा लोगों का आना जाना लौकिक परिवार में हमेशा बना रहा, तो आकर्षण तो था ही, लेकिन सन्यासी बनने का जो क्रम था वो पहले से कोई सोची समझी वाला हिसाब किताब नहीं था। अचानक मन में कुछ दिनों से आने लगा कि जैसे दादा लोग हमारे घर में आते हैं वैसे ही हम भी एक दिन सन्यासी बनेंगे, ऐसा भाव आया। और कुछ दिनों के बाद इसे मैंने मेटलाइज करने का प्रयास किया और यूं ही आ गया। जब मैंने सन्यासी बना, ट्रेनिंग सेंटर पास हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे मैं सन्यासी तो बन गया और कुछ मैं विशेष कुछ कर दिया हूँ। जिस वक्त मैं सन्यासी बनने के लिए आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई फुटबॉल ग्राउंड में जा रहा हूँ, इस तरह से लग रहा था। मतलब कोई ऐसा हिचक नहीं, कोई ऐसा नहीं, यूं ही आ गया। और एहसास तब हुआ जब सन्यासी बनने के बाद धर्म महाचक्र में आनंद नगर में आया और यहाँ हमारे लौकिक परिवार के लोग जब हमसे मिले तो उन लोगों के आँखों में आंसू देखा। तब मुझे लगा कि अरे मैंने कुछ कांड कर दिया जो इन लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन हमको अपने आप में स्वयं में ये बहुत ही रहस्यमय ढंग से मतलब आ गया, कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कैसे सन्यासी बन गया। जब मैं घर छोड़ रहा था तो रात का 1 बजा था। 1 बजे रात को मैंने घर से निकला। केवल इतना ही सोच रहा था कि अगर घर से निकलेंगे तो शायद मेरा कोई पीछा करेंगे, इसलिए रात में चुना, रात में निकला घर से। मैं तो उस समय एज भी मेरा कुछ ज़्यादा नहीं था और रास्ते में पुलिस हमें पकड़ करके थाना ले गया। तो मेरे साथ 2 दोस्त भी साथ में थे। दोस्त तो वहीं से वापस चले गए और एक दोस्त मेरे साथ आए। एक दोस्त वापस चले गए, एक दोस्त मेरे साथ में थे। 3 लोग हम लोग निकले थे। और जब पुलिस पकड़ा तो वो दोनों भी वापस चले गए पुलिस स्टेशन से। तो पुलिस स्टेशन में जब आया मैंने तो पुलिस पूछा कहाँ जा रहे हो, किस लिए इतने रात में निकले हो। तो मैंने वहाँ बहाना बनाया कि हमारे गुरुदेव का जन्मदिन है, वहाँ पर पहुँचना है, ऐसा बोल करके निकला मैं। और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर वहाँ से मैं चला गया। ट्रेनिंग पास करने के बाद जब मेरा पीसी हुआ तो बाबा ये बात को जिक्र किए, जब ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकला तो तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई थी। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा कोई परेशानी नहीं हुआ था। तो इस तरह से मेरा सन्यासी का जर्नी स्टार्ट हुआ। हमारे जो लौकिक परिवार के लोग थोड़ा दुखी होते थे, खास करके हमारे लौकिक फादर बहुत उनको मैं देखता था, हमेशा आंखों में उनका आंसू रहता था मुझे देख करके। तो मैं धर्म चक्र में आते थे लेकिन हम मिलने से थोड़ा कतराते थे क्योंकि उनका आंसू मुझे देखा नहीं जाता था। तो एक दिन मैंने यूं ही बोला कि मैं आपसे इसलिए नहीं मिलता हूं क्योंकि आप रोने लगते हैं। तो फिर फादर ने कहा कि देखो, मैं रोता ऐसा नहीं हूँ, मैं खुशी से रोता हूँ क्योंकि मैं बचपन में
इस रूप में मैं बचपन में ही तुम्हें देखा था और आज मैं उसको साकार रूप में देखता हूँ कि जो मैं बचपन में देखता था वही आज उसी रूप में मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसकी खुशी का आंसू है। मैं जब ऐसा बोले तब मैंने अपने मन को दिलासा दिया कि वास्तव में पिताजी बड़े भक्त आदमी हैं और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और जिस मोहल्ले से मैं सन्यासी बना, मेरे देखा देखी, मेरे प्रेरणा से वहाँ पर 2 सन्यासी दीदी बनी और 2 दादा बने और आज भी सन्यासी दीदी काम कर रहे हैं। सन्यासी बनने के बाद बहुत सारे जगहों में हमको काम करने का मौका मिला। सभी जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ मिला और ये संन्यास जीवन हमारा इसी कर्म क्षेत्र में बूस्टअप होता चला गया। मतलब हमेशा ऐसा लगा कि मैं जो पथ चुना हूँ यह पथ हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें बाबा की विशेष कृपा मेरे ऊपर रहा है। तो एक घटना मैं सुनाता हूँ। मेरी पोस्टिंग बीकानेर में था। बीकानेर में मेरा फिजिकल कष्ट बहुत तरह से हुआ। वहाँ पहले से जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो एक स्कूल चल रहा था, लेकिन वह स्कूल बहुत ही लचर पचर ढंग से चल रहा था। तो मैं उससे बहुत कोशिश किया कि इसको सही तरीके से चलाया जाए, लेकिन सही कॉपरेशन के अभाव में मैं थोड़ा दुखी हुआ और एक दिन अचानक ही मैं स्कूल को बंद करने का प्लानिंग किया और उसे बंद भी कर दिया। मेरे अंदर बहुत उसके बाद ऐसा लगने लगा कि मैं ये अच्छा काम नहीं किया। चाहे जितना भी संघर्ष हो रहा था, मुझे स्कूल को चलाना चाहिए था। ऐसा कहीं न कहीं मेरे अंदर वो गिल्टी फील हो रहा था। परंतु ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन यहाँ इसी बीच में एक सज्जन से मेरा मुलाकात होता है और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होता है और स्कूल खोलने के विषय में ही चर्चा होती है। और वो सज्जन हमको बोलते हैं कि आप मेरे गांव में आकर के स्कूल खोलिए। वह गांव था बादनू। उस बादनू में मैं उनके उस सज्जन के रेफरेंस में मैं उस गांव में गया और गांव में स्कूल खोलने का कुछ मीटिंग वगैरह किया गांव में। वहाँ के लोग हमें कोऑपरेट भी किए और स्कूल चलाने के लिए सभी राजी हुए। मीटिंग करके मैं कहीं सोने के लिए गांव में कहीं खेत में ही जा रहा था सोने के लिए। चांदनी रात थी और वहाँ तो रेगिस्तान है, बालू ही बालू रहता है। वहाँ शाम के समय था और मेरे साथ एक हेल्पर था जो टीचिंग के लिए हमने उसको तैयार करके रखा था। उनका नाम अजय था। अजय मेरे साथ में चल रहा था। अचानक मेरे पैर में ऐसा लगा कि कोई कांटा चुभा, लेकिन इतना ज़ोर से चुभा, इतना ज़ोर से दर्द किया। मैंने कहा कि नहीं, कांटा नहीं, ये तो ऊपर में काटा है, कोई चीज़ काट लिया है। उस लड़के को मैंने कहा देखो क्या चीज़ वो जा रहा है, वो काटाएगा। वो लड़का उसको देखा और घबरा गया। मैं तो उतना नहीं घबराया, लेकिन वो ज़्यादा घबराया क्योंकि वहाँ का वो लोकल आदमी था। तो मैंने कहा क्या काटा? बोले दादा ये तो आपको बांडी काट लिया। बांडी मतलब वहाँ का एक सांप होता है और वो सांप जहरीला होता है, इसलिए वो उसके बारे में वो जानता था और वो हमसे ज़्यादा वो घबरा गया। उसने हम लोगों के कमर में बेल्ट होता है, तो बेल्ट को खोला और उसने कस करके मेरे जहाँ काटा था उसके ऊपर में वो बहुत ज़ोर से बांध दिया। बांधने के बाद मेरा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे रुक गया, तो चलना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे तुल करके फिर वापस जहाँ मीटिंग मैंने किया था उधर ही लेकर के आ गए। वहाँ कुछ लोगों ने मिला। हम तो उस गांव में नए थे, परिचय नहीं था,
लेकिन उस मीटिंग के वजह से कुछ लोग परिचित हुए और ये वो लोगों ने ये जब घटना सुना तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी अभी दादा हम लोगों के बीच में ये किए और सांप काट लिया। सब ने यही सोचा कि अब तो ये बचेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ के उस सांप के बारे में सब लोग वहाँ जानते थे। बहुत मुश्किल से अब वहाँ उस गांव से लगभग शहर 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तो झाड़ फूक के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो वहाँ का जो सरपंच थे उन्होंने अपना जीप दिया और बोला जल्दी से इसको जो है ना शहर पहुँचाइए। मैं उस शहर में भी बहुत परिचित नहीं था, लेकिन वहाँ से आने में रास्ते में भी बहुत समस्याएं आई। वो गाड़ी पंचर भी हो गया, पंचर हुआ, फिर उसको टायर को दोबारा वहाँ स्टेपनी निकाला, फिर खोला, उसके बाद फिर वो गाड़ी को फिर से तैयार किया। ऐसे करने में जो हमको 2 घंटे का सफ़र था वो करीबन 4-5 घंटे लग गए शहर पहुँचने में। अब शहर पहुँचने के पहले ही मैं थोड़ा मतलब मेरा मन जो है ना मिचलाने लगा, ऐसा लगा कि बेहोशी के जैसा होने लगा, वो लक्षण बेहोशी जैसा होने लगा, सिर में चक्कर आ रहा था। तो हम खुद अपने बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे थे और ऐसे अवस्था में वो उन लोगों ने हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ का PBM वहाँ का हॉस्पिटल है, वह हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर हमको गाड़ी वहाँ खड़ा किया और हमको लेके जा रहा था। इसी बीच में मुझे अचानक याद आया कि अरे ये तो सरकारी अस्पताल है और यहाँ अभी रात के करीबन 12:30-1 बज रहा था, तो अभी क्या यहाँ पर इलाज होगा मेरा। ऐसा मेरे मन में अचानक आया और मैंने कहा कि गाड़ी वापस घुमाओ और ये इधर पीछे एक कॉलोनी है उधर लेके चलो, वहाँ मेरा एक परिचित, इसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है, वो मेरा परिचित है। तो उन लोगों ने जैसे जैसे मैंने डायरेक्शन दिया वैसे वैसे लेके चले गए। जब मैं उस डॉक्टर के घर के पास गाड़ी खड़ा किया और उस डॉक्टर को रात का 1 बज रहा था, वो सो रहे थे, सोते हुए जब उठने के बाद में जब हमको देखे तो बोले अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं और इनको कैसे ऐसा हो गया। वो बोले हम लोग गांव में आए थे और इनको सांप काट लिया। बोले ओ माय गॉड, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं, स्नेक बाइट का जो स्पेशलिस्ट है उसको खबर करते हैं और उनको उठा करके अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इधर हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिए, इधर हमको बिना कुछ कार्रवाई का पूरा तुरंत एडमिट किया गया। उसके बाद में वो जो स्पेशलिस्ट आए और रात में करीबन 1 घंटे के अंदर मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। रात भर में करीबन 6-7 इंजेक्शन लगा। हर घंटे ब्लड मेरा निकाल करके उसका टेस्टिंग के लिए वो करते थे। मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया और मेरा लेकिन जो ट्रीटमेंट हो रहा था बहुत ही, उस हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल था, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट बहुत ही VIP तरीके से हो रहा था। वहाँ जो इंजेक्शन मुझे देना था वो इंजेक्शन भी वहाँ नहीं मिल रहा था। मेरा कोई पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, कहाँ से मैं लाऊं। वही एक डॉक्टर से पहचान हुई थी। वो डॉक्टर भी इस घटना होने के ठीक 18 दिन पहले वो मेरे से दीक्षित हुए थे। उस डॉक्टर का नाम के वर्मा, जो आज भी हमारे साथ संपर्क में है। तो ऐसा जैसे लगता है कि हमारा ये कुछ बहुत ही प्री प्लानिंग, कोई ऐसा स्क्रिप्ट पहले से परमात्मा ने तैयार करके रखा था और इसके वजह से वो हमारा वहाँ ट्रीटमेंट चालू हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। और मैं देखा कि उनको मेरे प्रति बहुत ही स्नेह था, उनको मेरे प्रति उनको बहुत ही करुणा भाव से देखते थे। और वो सारा करीबन 7 इंजेक्शन लिए, वो सब बाहर से खरीदे। एक इंजेक्शन का दाम उस समय करीबन 1500 के आसपास था। तो
वो सारा इंजेक्शन वो खुद अपने पैसे से खरीदे। 1 हफ्ता लगभग मैं उस हॉस्पिटल में रहा, धीरे धीरे ठीक होने लगा और मैं अपना आश्रम आ गया। जब मैं कुछ दिनों के बाद मेरा पूरी तरह से जब ठीक हुआ, तो वो जो डॉक्टर जो मेरे लिए स्पेशली देखने के लिए आते थे, उनको मैंने थैंक्स देने के लिए गया उनको कि आपने हमें जान बचाया। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इलाज मैंने किया, ज़रूर मैं माध्यम था, लेकिन आपको भगवान ने कोई अदृश्य शक्ति ने बचाया आपको। मैं बोला ऐसा कैसे? तो बात ये था कि जब हमको जो दवाई देते थे खाने के लिए, वो दवाई मैं खाता नहीं था, क्योंकि मुझे एक वहाँ का एक डॉक्टर सिन्हा करके एक मार्गी डॉक्टर थे, और होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते थे। तो हमारा डायग्नोसिस देखते थे और हमको होम्योपैथी का वो दवाई दिया करते थे, और वो बोले कि आप ये सब दवाई मत खाइएगा, ये दवाई मेरा खाइएगा। तो यहाँ हॉस्पिटल से जो एलोपैथी का जो दवाई मिलता था, वो सभी दवाई मैं अपने बिस्तर के नीचे रखता था और किसी को पता नहीं लगने देता था। तो जब मैं डिस्चार्ज वहाँ से हो गया, तो लोग बेड झाड़ा और ये लोगों ने सब देखा कि ये बाबा जी तो ठीक हो गए, लेकिन दवाई एक भी सारे दवाई यहाँ पर नीचे बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है, ये ठीक कैसे हो गए? इसीलिए वो हमको धन्यवाद दे रहे थे, बोले आपको जो है ना भगवान ने बचाया, आप तो हमारा दवाई भी नहीं खाए। जब मैं उनको थैंक्स देने के लिए गया था, तो ये बात उन्होंने कहा था। तो इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। कुछ दिनों के बाद जब मैं वापस वह गांव जाता हूं, तो उस गांव के लोग तो ये सोच रहे थे, इनको तो हम लोग हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में छोड़ के आ गए, अब वो दोबारा आएंगे इसका आशा लोगों ने खो दिया था। वो लोगों ने सोचा है तो इनका मृत्यु हो जाएगा, बचेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली ये सब देखते थे कि वो जो सांप है, वहाँ का बड़े बड़े ऊँट वहाँ पाए जाते हैं, उनको जब काटता था तो मर जाता था। लेकिन मैं वहाँ है ना मरा नहीं, और मैं वापस वह गांव फिर से गया। और गांव में जब गया तो मेरा बहुत ही अजीब तरह का एकदम प्रचार हो गया, अरे तो बाबा जी बच गया, ऐसा सब लोगों ने कहा, और बोला इनको तो सांप भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो मैं बहुत वहाँ पर फेमस हो गया उस गांव में। और इसके वजह से जिस स्कूल को खोलने के लिए मैं वहाँ गया हुआ था, और स्कूल खुला भी नहीं, और ये घटना घट गई थी, मेरे वापस आते ही प्रचार इतना सन्न से पूरा गांव में प्रचार हो गया, और वो स्कूल साल भर के अंदर अंदर में इतना हेल्दी हो गया कि उस गांव में लगभग 7 स्कूल था, और सबसे टॉप का स्कूल मेरा धीरे धीरे 2 साल के अंदर हुआ। मैंने उस स्कूल को 4 साल के अंदर अंदर 8वीं तक उसको ले गया, और बहुत ही सुंदर स्कूल चला। तो ये पूरी घटना से ऐसा लगता है कि एकदम पूरा स्क्रिप्ट पहले से रचा गया था, और बाबा को काम भी लेना था, मुझे सबक भी सिखाना था। सबक ये इससे सीखा कि जिस दिन हमको सांप काटा था, उस दिन हमको कलकत्ता में आरडीएस के लिए आना था, और मैंने आरडीएस नहीं आया था। तो वहाँ की समस्याओं को लेकर के मैं आरडीएस में नहीं आया था। जब हमने अपने हायर अथॉरिटी को यह बात बोला, तो वो ये बात को कहे भी कि तुम आरडीएस आता तो सांप तुम्हें नहीं काटता। तो तब से मैं कभी आरडीएस को नेगलेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ी सीख वहाँ से मिली थी। तो यह सांप का जो घटना था, ये घटना अभी घटा, और हमें सबक भी मिला, और बाबा मेरे माध्यम से ऐसा काम लिए कि उस एरिया में, उस गांव में हम फेमस भी हो गए, और स्कूल को चलाने में कोई असुविधा नहीं रहा। स्कूल बहुत अच्छा से जब तक मैं रहा वो रन किया, और इस तरह से एक वहाँ पर मेरा एक अनुभूति था जो मैं आप लोगों के सामने शेयर किया कर